भाई बात बीएसपी और मायावती जी पर होने वाली है। यदि आप उनके भक्त भी हैं या आप बहुत ज्यादा श्रद्धा भी यदि उनके ऊपर में रखते हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया एक बार इस वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा। सभी को जय भीम साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपको पता होगा कि जो इलेक्शन के रिजल्ट है वो आ चुके हैं और इलेक्शन के रिजल्ट में हर पार्टी ने अपना अपने हिसाब से परफॉर्मेंस किया है। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं बसपा के ऊपर में और मायावती जी के ऊपर में कि बसपा का जो भविष्य है वो क्या रहेगा। और बात हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमने हर बार जो है इलेक्शन के रिजल्ट में बसपा का प्रदर्शन देखा है, तो उस प्रदर्शन के आधार पर हम थोड़ा सा ये सोचने विचारने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या संभावनाएं जो है बीएसपी की या मायावती जी की रहने वाली है। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुजन समाज इस देश का बहुत बड़ा तबका है और उस बहुत बड़े बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टी का प्रदर्शन यदि खराब रहेगा या शून्य के बराबर रहेगा तो कहीं ना कहीं उस जो बहुत बड़ा बहुजन समाज का तबका है वो राजनीति में अपना हिस्सेदारी जो है नहीं दे पाएगी। और काशीराम जी ने भी कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार जो बसपा का रिजल्ट है वो क्या आया है। वो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि बीएसपी की एक भी लोकसभा सीट पूरे देश में से नहीं निकली है। और सीट निकलना तो बहुत दूर की बात है, पूरे देश में किसी भी स्टेट में, किसी भी लोकसभा में कहीं पर भी लीडिंग पार्टी तक भी जो है वो बीएसपी नहीं रही है। अभी इस इलेक्शन के रिजल्ट यदि अन्य पार्टियों के लिए देखें तो हमें दिखाई देता है कि भैया बीजेपी वाले भी खुश हैं कि भाई हमारी चलो 400 पार नहीं हुई लेकिन कम से कम हमारी सरकार तो बन गई। ठीक है, कांग्रेस वाले भी खुश हैं कि भाई चलो बेशक हमारी सरकार ना बनी हो लेकिन हमारा जो सीटों का दायरा है वो डबल हो गया है। समाजवादी पार्टी इसलिए खुश है कि चलो सरकार ना बनी तो ना सही, कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हमने जो है जीत लिया है और वहां पे भाजपा को हरा दिया है। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी की एक ना एक खुशी जो है वो दिखाई देती है। लेकिन बसपा का क्या हुआ? बसपा की ना तो कहीं से सीट निकली है, बसपा ना कहीं पर लीडिंग पार्टी में रही है, बसपा का ना कोई सांसद बना है। एक भी चीज ऐसी नहीं हुई है जिसको देख करके खुशी मनाई जा सके या कम से कम तसल्ली मनाई जा सके कि चलो कोई नहीं, वो नहीं हुआ तो ये तो हो गया। चलिए, ये तो थी सामान्य बातें जो आपको और हमको सभी को सामान्यतः रूप से पता है। लेकिन अब बात हम करने वाले हैं इस रिजल्ट के पीछे के कारण की कि आखिरकार इतना खराब प्रदर्शन बसपा का मायावती के होते हुए खराब क्यों हुआ। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, आपको पता होगा कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक सामाजिक मिशन है जिसको शुरू किया था मान्यवर काशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को। किस सपने के साथ में शुरू किया था कि जो बहुजन समाज इतना बड़ा तबका इस देश में रह रहा है तो वोट उनका और राज कोई और कर रहा है, तो उनको वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि जो राज करने वाला, शासन करने वाला व्यक्ति है, जो बहुजन समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार हैं उनके खिलाफ जो है सदन में आवाज नहीं उठाते हैं, उनके समाधान के लिए काम नहीं करते हैं। तो इसलिए खुद काशीराम जी ने यह तय किया कि मैं समाज के लोगों को जागरूक करूंगा, पार्टी बनाऊंगा, एक नेता या मंत्री तैयार करूंगा जो संसद में जाएगा और जो दलितों के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार और शोषण हैं उससे सरकार के माध्यम से समाधान किया जाएगा। इस सोच को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का जो वो गठन किया गया और काशीराम जी ने, आपको पता होगा कि किस तरीके से साइकिल पर घूम घूम कर अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर समाज के बीच में जागरूकता का अभियान चलाया। आप ये समझ लीजिए कि उस दौर में यदि बाबा साहेब की या बहुजन महापुरुषों की क्रांति कोई लाने वाला व्यक्ति था तो वो मान्यवर काशीराम जी थे, जिन्होंने पहले बाबा साहेब को पढ़ा, उनके संघर्ष को देखा, उसके बाद में आज की भी वास्तविक हकीकत को देखा और जब लगा कि भाई समाज जो है वो आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है, तब उन्होंने इस संघर्ष को करने का कोशिश किया और पार्टी बना करके पार्टी का संघर्ष उन्होंने जारी रखा। जगह जगह जाकर घूमकर लोगों को इकट्ठा किया, समझाया, बुझाया, पार्टी से जोड़ने का काम किया। उन्होंने एक संगठन बनाया ताकि जो सरकारी लोग हैं उन लोगों से वो आर्थिक मदद ले सकें और आर्थिक मदद लेकर उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। उसी संघर्ष के दौरान मान्यवर काशीराम जी ने बहन कुमारी मायावती जी को अपने साथ में लिया, उस संघर्ष का साथी बनाया और इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखते हुए उन्होंने जो है मेहनत करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। अब बहन जी वो भी थी और आज बहन जी ये भी हैं। अब लेकिन अंतर फर्क कहां आएगा
वो आप जानने समझने का कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब कांशीराम जी ने इस बसपा पार्टी को लेकर के समाज के लोगों में काम करना शुरू किया, चुनाव लड़ने शुरू किए। कांशीराम जी का फंडा पहले से ही क्लियर था कि भैया पहला जो चुनाव है वो लड़ा जाता है हारने के लिए, जो दूसरा चुनाव है वो लड़ा जाता है हराने के लिए, और जो तीसरा चुनाव लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है जीतने के लिए। अब कांशीराम जी का जब ये पॉलिटिकल संघर्ष शुरू हुआ तो इस स्क्रीन पर आप जो है वो चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको वो दिखाने का कोशिश करूंगा कि 1989 में कांशीराम जी ने पहला अपना जो है इलेक्शन लड़ा। उस समय जो बहुजन समाज का वोट शेयर था वो 5.5% ही वो जुटा पाए। अब क्योंकि नई पार्टी थी, नया संघर्ष था और नया लोगों तक जागरूकता पहुंचाने का समय जो है वो ज्यादा लगना था, इसलिए पहले इलेक्शन में रिजल्ट इस तरीके से आया। उसके बाद में यदि आप देखेंगे कि जब अगला चुनाव 1991 में लड़ा गया कि यहां पर वोट शेयर जो है वो कम हुआ, वो कम होने के बाद में 3.6% जो जनरल सीट्स का वोट शेयर है वो उनको मिला। अब जाहिर सी बात है भाई, राजनीति आप कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। पहले बार में थोड़े ज्यादा वोट मिले, दूसरी बार में थोड़ा कम वोट मिले, लेकिन ये तो कांशीराम जी का फंडा पहले से ही क्लियर था। उसके बाद 1993 में मान्यवर कांशीराम जी ने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके इलेक्शन लड़ा, और आप यहां देखिए कि उस टाइम पर वोट शेयर 25.6% पर वो लेकर के गए और वहां पर जो है गठबंधन की सरकार बनी। 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक बहन जी को मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया। उसके बाद 1996 में कांशीराम जी ने चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ गठबंधन करके, और बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर वो शेयर था 22.5%, और 22.5% का वोट शेयर लेकर भी और भाजपा के साथ गठबंधन करके बहन जी को जो है मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया। उस समय पर बहन जी को 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि कुछ ही महीनों की जो है वो मुख्यमंत्री रही। उसके बाद 2002 में फिर इलेक्शन होते हैं और वक्त की नजाकत को समझते हुए कांशीराम जी जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करते हैं, और 2002 में कांशीराम जी यानी बसपा को 27% वोट शेयर जो है वो बसपा पार्टी के खाते में जाता है, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जो है फिर से एक बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनाने का दावेदार बना देते हैं। और उस समय मायावती जी 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक की मुख्यमंत्री जो है वो बनाई जाती हैं। अब क्योंकि गठबंधन की सरकार होती है वो समझौते से बनती है, तो अभी तक भी जो है पूर्ण बहुमत के साथ में बसपा पार्टी नहीं खड़ी हुई थी, नहीं जीती थी, इसलिए मुख्यमंत्री का जो टाइमिंग है वो बहुत कम मायावती जी को जो है दिया जा रहा था। लेकिन कांशीराम जी का संघर्ष पूरा जारी था, वो भारी भागदौड़ हर चीज को करने में, जो वोट शेयर उनका बढ़ा सकती है हर काम वो करने में लगे हुए थे। पूरे सालों साल, पूरा महीना, पूरा दिन जो है वो उस काम को करते थे, और मैं बताऊंगा कि मैं इतनी उनकी भावना को कैसे समझ पाया हूं। अब 2002 के बाद 2007 में इलेक्शन होना था, उसके लिए लगातार जो है कोशिश चल रही थी, और उसी दौरान कांशीराम जी की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में जो है जा रही थी, और उस समय पर काफ़ी तबीयत उनकी जो खराब रहती थी। और उसी समय के दौरान एंट्री होती है बसपा पार्टी के अंदर में सतीश चंद्र मिश्रा जी की, जो कि 2004 में जो है वो पार्टी के साथ में जुड़े। उसके बाद में उन्होंने अपनी और कुछ रणनीतियां जो है बताई, और कई नारों को जो बदला कि भाई ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस तरह की बातें, और त्रिशूल वगैरह लेकर के फोटोज खिंचाना और मूर्तियों का लेन देन करना, इस तरह की चीज़ें जो है वो इन लोगों ने किया। उसके बाद में 2006 में कांशीराम जी हमारे बीच जो है वो नहीं रहे। तबीयत खराब होने की वजह से उनको बॉडी पैरालाइज उनका हो गया था, उसकी वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उस पर भी सवाल बाद में उठाए गए, लेकिन फिलहाल के लिए हम यही मान लेते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, और 2006 में वो हमारे बीच नहीं रहे। तो 2007 के इलेक्शन में इस बात का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा कि जिन लोगों का एक भाव जो है कांशीराम जी के संघर्ष के साथ में जुड़ चुका था, जो उनके संघर्ष को देख रहे थे, जान रहे थे, यहाँ तक जो सुन भी रहे थे, उनके अंदर भी एक इमोशन जागा कि भाई जिस इंसान ने इतना किया है उसको तो सपोर्ट करना चाहिए। तो उस समय एक सामाजिक दौरा जो है वो माहौल बना, और सामाजिक माहौल बनने के बाद में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और 2007 में जो बसपा का वोट शेयर रहा वो रहा 69% वोट शेयर। अब 69 आप 70 मान लीजिए, 70% वोट शेयर तक
कांशीराम जी पार्टी को ला करके जो है अपने जीवन को त्याग दिया, 70% तक लाकर। अब उसके बाद में जो असली कहानी जो शुरू होती है, जो असली गिरावट, असली आलसीपन जो शुरू होता है, वो 2007 के इलेक्शन के बाद होता है। 2007 के बाद में इलेक्शन होने वाले थे 2012 में। अब 2012 में बीएसपी ने क्या रणनीतियां लगाई, क्या किस तरीके से काम किया, कि बढ़ना चाहा या नहीं चाहा, लेकिन 2012 में जो परिणाम आया आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मात्र 17.6% जो वोट शेयर है वो बसपा को मिला। आप सोच करके देखिए कितना डाउन, कि 2007 में 70 और 2012 में 17, तो इतना बड़ा जो डाउनफॉल है वो थोड़ी बहुत कमी की वजह से तो नहीं आ सकता। अभी यदि आप इस चार्ट को दोबारा से देखेंगे तो कांशीराम जी ने जब पार्टी शुरू किया, संघर्ष किया, तो पार्टी का ग्राफ बढ़ता रहा। 1993 में 25% गया, उसके बाद में अगले 1996 के इलेक्शन में वो ग्राफ थोड़ा सा कम होकर के 22% हुआ, यानी 25 से 22 हुआ। उसके बाद में 25 से 27 हुआ, 27 के बाद में सीधा 70 हुआ, और 70 के बाद में सीधा 17% वोट शेयर। अब इसमें किसकी कमी आप जो है वो मानेंगे? क्या लोगों की कमी है? बिल्कुल नहीं। आपने जिन लोगों का वोट ले लिया, अब आप उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़े रखते हैं, ये पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है किसी भी पार्टी का जो उत्तराधिकारी है उसकी, यानी कि बहन कुमारी मायावती की ये जिम्मेदारी बनती है कि 2007 से 2012 तक का जो उनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल में वो उन लोगों को, उस अपने समाज के लोगों को वो इस तरीके से उनको जोड़ लें कि अगले जो चुनाव आए उसमें उनकी बेहतर और जो है रिजल्ट आए। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि 70% वोट शेयर से सीधा 17 पॉइंट कुछ वोट शेयर रह गया। उसके बाद जब 2017 में इलेक्शन हुए तो 2017 के इलेक्शन में आप देखिए 17 से लेकर सीधा 2.4 वोट शेयर जो है वो आ गया। अब बताओ 70 से 17, 17 से 2.5 वोट शेयर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी भी पूर्णतः बहन कुमारी मायावती जी की ही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा सवाल यह था कि कोई इस सवाल को जो है बहन जी से पूछ ही नहीं रहा था कि भैया इतनी गिरावट आ रही है, क्यों आ रही है? पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब जा रहा है, क्यों जा रहा है? आप कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? आपकी रणनीति क्या है? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप लोगों से मिल क्यों नहीं रही हो? आप मतलब जितने भी सवाल पॉसिबल हो सकते थे, बेसिक सवाल, कि भैया हमारे नेता का जो वोट शेयर है वो गिरता जा रहा है, उसकी सीटें गिरती जा रही है, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? किसी ने सवाल नहीं किया, सब अंधभक्ति में लगे रहे। कोई बहन जी के लिए, मायावती जी के लिए कोई भी एक बात सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 2017 के बाद इलेक्शन हुए 2022 में। 2022 में आप वोट परसेंटेज देख लीजिए, 0.3% वोट शेयर जो है वो बसपा का आ गया। अब सोचिए, ये वही बसपा है जिसको कांशीराम जी ने संघर्ष करके लोगों के बीच में जा करके इतना बड़ा पार्टी को बना दिया कि बहुमत से सरकार बना दी, और वही पार्टी 2022 में 0 पर सिमट गई। 0 पर सिमटने के बाद 2024 में जो अब ये लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, इस लोकसभा इलेक्शन में एक भी सांसद बसपा का जो है वो नहीं बना है। और अभी जो अगला विधानसभा का रिजल्ट आएगा उसके लिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं, उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि आने वाले भविष्य में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बसपा की एक भी सीट जो है वो नहीं आने वाली है। और ये बात मैं आज ही नहीं, ये बात मैंने उस समय भी बोली थी जब विधानसभा का रिजल्ट आया था। आप सुनिए यार, इंसान चलो एक बार फ्लो जाता है, एक बार हारता है, दूसरी बार नुकसान होता है, तीसरी बार होता है। यार पहली बार में हुआ, कुछ तो देखो कि क्यों हुआ नुकसान। दूसरी बार में उससे नीचे हुआ, फिर भी नहीं समझ रहे। तीसरी बार में फिर और नीचे हुआ, फिर भी नहीं समझ में आया। और अब एक सीट अभी भी नहीं समझ में आएगा। हम तो उम्मीद छोड़ गए। मैंने आपको बोला ना कि आज के बाद भविष्य में जब तक मायावती जी बसपा में रहेंगी या जब तक सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में रहेंगे, ये पार्टी कभी भी नहीं जीत सकती है। अब सवाल करने का मतलब यही नहीं होता है कि हम बसपा के अगेंस्ट में हैं।
सवाल करने का मतलब ये भी होता है कि भाई हम उसमें बेहतरी चाहते हैं कि भाई ये अगर कमी है तो ये चीज सुधरे, और सुधरेगी तब जब ये उनके कानों तक बात जाए, उसके लिए तो सवाल करना पड़ेगा। अब लेकिन चक्कर क्या था, यदि मैं आज प्रशांत बौद्ध मेरा नाम है, मेरे साथ में बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं और वो मेरी कुछ वीडियोस को देखते हैं कि मैं किस तरीके से अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करता हूं और ये सारे काम करता हूं, और कल को मैं ये बोल दूं कि भाई बसपा में ये कमी है, मायावती जी में ये कमी है वगैरह वगैरह, 100 लोग मुझ पर चढ़ जाएंगे, अरे तू तो समाज विरोधी है, तूने बीजेपी से पैसा खा लिया, तू तो आरएसएस से मिल गया, तू ये हो गया वो। अबे सवाल तो सुन लो भाई, मतलब आप सोच करके देखिए, हमारे बाप दादाओं ने जो बसपा के लिए दरी बिछाई थी ना, वो इसलिए बिछाई थी कि आज हम दरी बिछा रहे हैं, लेकिन कल को जो हमारे बच्चे होंगे वो मंच पे होंगे, वो शासक बनेंगे, वो राजनीति को संभालेंगे। लेकिन मायावती जी ने क्या किया, बिल्कुल उल्टा कर दिया। हमारे बाप दादा ने भी दरी बिछाई और हमको भी दरी बिछाने का काम दे दिया। और मंच पे कौन बैठे हैं? मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, कपिल मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी की वाइफ, उनकी बेटी नकुल दुबे, वहां वो लोग बैठे हैं, मतलब हमें भी दरी बिछाने का काम दे दिया। आप इस पूरा वीडियो को YouTube पर देख सकते हैं, प्रशांत बौद्ध ऑन बीएसपी, यदि आप सर्च करेंगे तो ये पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब बात ये है कि बसपा की इतनी बुरी हालत हो गई, अब अंधभक्ति का आलम आप यहां पर ये देखिए कि वोट परसेंटेज इतने बड़े नंबरों से जो है वो घट रहा है, और आज भी कई लोग ऐसे कहते हैं, आज भी ये लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी कहते हैं कि मिशन 2027 बहन जी मुख्यमंत्री। अरे कोई हलवा है भाई। अभी इस चीज पर बहन जी से कोई सवाल करने को तैयार नहीं है कि भैया आखिरकार इतना गिरावट जो आ रही है वो क्यों आ रही है, और इसके कुछ कारण हैं जो कि बहुत साधारण है। बदलते वक्त और हालात के साथ में आपको अपनी भी परिस्थितियां बदल करके काम करने पड़ते हैं। अब ये जो जमाना, अभी आप एक बात सोचिए, काशी राम जी ने जिस समय पर सोशल मीडिया नहीं था, कोई टेलीफोन्स नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, या ऐसे जो आसान तरीके हों कि लोगों तक तुरंत अपनी आवाज या बात या अपना मिशन या अपनी आइडियोलॉजी पहुंचाई जा सके, उस समय पर काशी राम जी ने 1-to-1 लोगों से मिलकर पार्टी को इतना बड़ा बना दिया, इस मुकाम तक लेके आ गए, मतलब मायावती जी को जो है वो पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके दिया उस समय पर। लेकिन आज बहुजन समाज भी बहुत सक्षम हो चुका है, उनके पास में साधन संसाधन दोनों हैं। बहुजन समाज के लोगों के पास में इंटरनेट है, मोबाइल है और सोशल मीडिया है, तमाम फैसिलिटीज जो है वो आज बहुजन समाज के लोगों के पास में हैं, और मायावती जी के पास में भी हैं, जिनका उपयोग करके बेहतर से बेहतर प्रचार प्रसार अपनी आइडियोलॉजी का, अपनी विचारधारा का या अपने मिशन का जो है वो किया जा सकता है। अब किया जा सकता है, लेकिन मायन जी कर नहीं रही हैं। कर कैसे रही है? 1-2 लोग लगा दिए कि हाँ भाई ठीक है, तुम जो है यूट्यूब पे कुछ बनाओ या डालो, बस। वो प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं कर रही है, ना उनकी कोई आईटी सेल है। अरे भाई सामान्य सी बात है, आज के डेट में जो भी पार्टी है, जितनी भी पार्टी हैं, सबका अपना अपना आईटी सेल है कि भाई जो भी मोदी जी बोले वो बोला हुआ उनके जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उनके कानों में वो बात पहुंचे। क्यों पहुंचे? ताकि उसका परिणाम जो है चुनाव में दिखे और उसके रिजल्ट में दिखे। तो बहन जी के लिए भी ये एक वो था ऑप्शन कि भाई अपनी वो आईटी सेल बनाएं, कुछ मीडिया के लोगों को हायर करें या रखें, या जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनसे संपर्क बनाएं, उनकी भाई जो जो हमारी बातें हम करते हैं, जो फैसले लेते हैं, उनको आप लोगों तक पहुंचाइए। तो लोगों तक रीच जो मायावती जी की है वो बिल्कुल खत्म या ना के बराबर जो है वो हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो लोगों का उम्मीद और जो लोगों का एक ताकत था कि हाँ भाई ये वही बसपा है जो फर्श से अर्श तक गई है, तो ये तो बढ़ेगी। और लोग हमें हर साल उम्मीद लगाते रहते थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, अब का रिजल्ट बेकार हो गया, अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है। और इससे साफ साफ ये दिखाई देता है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ स्ट्रगल का ग्राफ नहीं है,
ये ग्राफ साफ साफ ये दिखता है, ये बताता है, ये कहता है कि भैया जो आपकी बसपा पार्टी है या जो बसपा पार्टी को चलाने वाले हैं, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो चुनाव जीतें, सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने या किसी भी तरीके से राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अब क्योंकि एकदम से खत्म भी नहीं कर सकते, तो इसलिए दिखाने के लिए ये कि हाँ भाई हम भी समाज में हैं, वो बस आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। उससे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले अपना जो है 1, 2, 4, 10, 20 जहां भी जो इनके लोकसभाएं हैं या विधानसभाएं हैं वहां जाकर के मीटिंग कर देना है और हेलीकॉप्टर से आना है, भाषण दिया और हेलीकॉप्टर से चले जाना है। लोगों से वाद विवाद, मिलना जुलना, कोई इस तरह का जो काम जो सारे नेता लोग कर रहे हैं, कोई इस तरह की रणनीति जो है बहन जी नहीं अपना रही हैं। अब लोग बोलते थे ये अलग स्ट्रेटेजी है, ये गोल्डन स्ट्रेटेजी है, ये बहन जी की अलग। अरे भाई क्या फायदा उस स्ट्रेटेजी का जिससे रिजल्ट ना मिल रहा हो। सारा खेल, सारी लड़ाई किस चीज के लिए? रिजल्ट के लिए है ना। ये खाली हम कोई टीवी पे शो देख रहे हैं कि हाँ भाई किसकी कैसी स्ट्रेटेजी है चल रही है, कौन किस तरह का काम करने लग रहा है, क्या है क्या नहीं है। अरे जिसका परिणाम नहीं है और लगातार नहीं आ रहा है तो ऐसी चीजों का क्या फायदा। अभी आप लोगों ने सामान्यतः रूप से एक बात देखी होगी कि बहन जी जो है वो किसी भी मुद्दे पर आकर खुलकर नहीं बोलती हैं, ना सोशल मीडिया पर बोलती हैं, ना अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके बोलती हैं। यानी कि जो बड़े मुद्दे होते हैं या जो जिन पे बोलना चाहिए कि भाई सरकार ने कोई घोटाला कर दिया या सरकार ने कोई गलत काम कर दिया या कहीं पर अन्याय अत्याचार कर दिया, तो उसके खिलाफ नहीं बोलती हैं। तो उस समय पर जो समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भैया बहन जी ईडी और सीबीआई का डर है, उन्होंने बीजेपी ने दिखाया हुआ इसलिए नहीं बोलती हैं, सीबीआई और ईडी का डर दिखाया हुआ। अरे भाई इतना कौन सा बड़ा डर है ईडी और सीबीआई का कि जिसकी वजह से मतलब जिस चीज को मायावती जी हटा भी नहीं सकती हैं और खुल करके बोल भी नहीं सकती हैं। ऐसे कौन सा घोटाला कर दिया भाई, कितना बड़ा घोटाला कर दिया कि ईडी और सीबीआई का इतना डर कि पूरी पार्टी अपनी खत्म करने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं ये भी जांच का विषय है कि ऐसे कौन से जो राज हैं वो समाज के लोगों से छुपाए हुए हैं कि जिसकी वजह से जो वो बाहर निकल के बोलते नहीं हैं। अगर बसपा पार्टी या बहन जी सरकार बनाने की फिराक में होती कि हाँ भाई हमें भी जो है जीतना है और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना है, तो देश भर में इतने सारे इश्यूज होते हैं, इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, किसान आंदोलन, तमाम तरीके के मुद्दे आपने देखे होंगे कि लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार जो है वो बीजेपी पार्टी करने में लग रही है। और चलो आम लोगों का छोड़ दो, दलितों के ऊपर में कितने सारे अन्याय अत्याचार करने में लग रही है। क्या कहीं आपने बहन जी को वहां देखा? क्या मायावती जी का कोई इनरोलमेंट उस घटनाओं में देखा? हाँ मैंने देखा है। पता है कहां पे? ट्विटर पे, जहां पे 500, 1000, 10,000 लोग देखते हैं और देख करके वो अपना काम में लग जाते हैं, जिनको कोई घंटा फर्क नहीं है कि हाँ भाई इस चीज पे क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बस वहां पर उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई देता है। कहीं पर भी वो जाएंगे नहीं, कहीं के भी लोगों से वो मिलेंगे नहीं, कहीं के लोगों को आश्वासन देंगे नहीं, कहीं के लोगों का सहयोग समर्थन देंगे नहीं, और उसके बाद में ये सोचते हैं कि हम बैठे बिठाए जो है अपना पार्टी को मैदान में उतार देंगे और हमारे विधायक जो है सांसद सब बन जाएंगे और हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे भाई ताज्जुब और दुख इस बात का है कि देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हर साल वो मिशन लेकर के चलते हैं कि 2022 बहन जी मुख्यमंत्री, 2024 बहन जी प्रधानमंत्री, लेकिन मायावती जी ही नहीं बनना चाहती हैं। तो आप कैसे बना लोगे भाई? अभी आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि हो क्या रहा है ना, इस चीज की वजह से ये हो रहा है कि बहन जी बनना नहीं चाहती हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या पता बन जाए, तो उस चक्कर में हम उनको वोट दे रहे हैं। और वोट देने की वजह से जो कोई दूसरा आदमी है वो या तो हमारा या दूसरा आ रहा है, जा रहा है और निकल जा रहा है, तो हमारा जो वो वोट है वो वोट खराब हो रहा है। उसका जो इंपैक्ट कहीं और बेहतर जगह हो सकता था वो नहीं हो रहा है। अच्छा, अब से पहले एक बड़ा दिक्कत ये भी था कि भैया बीएसपी नहीं तो कौन, चलो ठीक है माना हम बीएसपी को नहीं देते हैं तो किसको दें। तो अब तो ऑप्शन भी खुल गया। आजाद समाज पार्टी ने, चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से सीट जीत ली है, वो सांसद बन गए हैं। तो अब आपके पास में तो ऑप्शन है कि भाई अब चलो ठीक है, ये बहुजन समाज पार्टी जो है नहीं उठ रही है, ना उठना चाह रही है, और अब तो ये खत्म है, और ये है ही खत्म। आप लिखवा के ले लो मुझसे, अगर ये भविष्य में कभी एक भी सीट जीत जाए तो
तो ये खत्म है, तो यार चलो किसको वोट दें। अब हमारे पास ऑप्शन है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो है, जो एएसपी है, आजाद समाज पार्टी है, वो भी अपनी पार्टी है, वो भी अपने भाई की पार्टी है, तो चलो अब उसको वोट दे देते हैं। तो अब होगा क्या कि जो नहीं चाह रहा था, हमारी जो वोट वहां खराब हो रही थी, अब कम से कम जो आदमी संघर्ष कर रहा है उसको वोट देंगे तो वो तो उसके मतलब वो तो जीतेगा, वो तो कुछ बनेगा। अब यहां पे बात आती है, मतलब एक एक चीज को निकाल करके कह देंगे अरे ये तो आरएसएस का भेजा हुआ है, अरे ये तो बीजेपी ने पाला हुआ है, अरे इसका तो ऐसा है वैसा है। अरे भाई, आप ऑन ग्राउंड सारी रियलिटी देख रहे हो कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर बात करने पे आए ना, तो बसपा आपको दिखेगी पूर्णतः बीजेपी के लिए काम करती हुई, लेकिन क्या है कि एक इमोशन जो जुड़ा हुआ है, एक सम्मान जुड़ा हुआ है, वो सम्मान मेरे दिमाग में तो कांशीराम जी के लिए था, कांशीराम जी के संघर्ष को था, मायावती जी के संघर्ष को था, अब नहीं है। और बहुजन समाज के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि कृपया अंधभक्ति में मत रहिए। अंधभक्ति में रहने से किसी का उद्धार जो है वो नहीं हो सकता है, ना ही पार्टी का होगा, ना आपका होगा। अभी आप साधारण सी बात ये समझिए कि जब आप नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भाजपा का अंधभक्त बने और बिना ये देखे कि मोदी ने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, बिना ये देखे कोई अंधभक्त उसको वोट ना करे या उसकी तारीफ ना करता रहे, उससे सवाल करे, तो आप फिर अपने लिए भी तो देखिए कि आप बसपा के अंधभक्त क्यों बने या आप मायावती के अंधभक्त क्यों बने। यदि किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी इस चार्ट को दिखाया जाए कि भाई देखो ये कुछ सालों का कार्यकाल है, इसका आधा हिस्सा जहां तक कांशीराम जी थे वो हिस्सा लगातार बढ़ता ही रहा, लगातार बढ़ता ही रहा, समाज एकजुट होता रहा, समाज जुड़ता रहा, संघर्ष चलता रहा और ग्राफ ऊपर बढ़ता रहा। उसके बाद में जैसे ही कांशीराम जी चले जाते हैं तो कांशीराम जी के जाने के बाद से ये ग्राफ गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा और इतना गिर गया है कि भैया वो 0% पे आ गया है, 0% वोट शेयर पे आ गया है। तो क्या आप उम्मीद इस पार्टी से या इस व्यक्ति से कर सकते हैं कि भाई इसका अगले चुनाव में बहुत बेहतर रिजल्ट हो सकता है या एकदम से बूम फाड़ के जो है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है? तो वो भी अपनी सामान्य बुद्धि से यही कहेगा कि जिसका ग्राफ इस बुरी हालत से गिर रहा है वो तो कदापि नहीं उठ सकता। और जब ये चीज हमें दिख रही है कि वोट जो मतलब उनका राजनीतिक करियर है वो खत्म हो चुका है, उनकी सामाजिक इन्वॉल्वमेंट वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ना उनको किसी से मिलना है, ना जुलना है, ना कहीं आना है, ना जाना है, ना सुख में, ना दुख में, ना संघर्ष में और ना अत्याचार में, ना शोषण में, तो भाई कोई उनको वोट क्यों ही करेगा और कोई क्यों ही उनसे जुड़ा रहेगा और आपको भी उनसे क्यों ही जुड़े रहना है। क्योंकि आपको पता होगा कि बाबा साहब ने कहा था कि हीरो वर्शिप जो है पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहां हीरो वर्शिप जिस पॉलिटिकल पार्टी में होगी उस पॉलिटिकल पार्टी का बर्बाद होना तय है। और वही चीज बीएसपी के साथ में हुई है। बहन जी को लोगों ने बहुत बड़ा हीरो मान लिया, बहुत बड़ा सब कुछ मान लिया कि यही जो है करता धरता है, बाकी तो और कोई कुछ नहीं है। और सिर्फ इसी वजह से बहन जी को भी वो चीज लग गया कि अरे मैं कुछ करूं ना करूं, वोट तो अपना है ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा, और जब समय बदलता है तो बुरी चोट देकर के बदलता है। तो ये समय वही समय है कि जब भैया उनके समाज के सारे प्रयास करने के बाद में जब बसपा पार्टी नहीं उठना चाह रही है, बहन जी नहीं उठना चाह रही है, और इतने साल हो गए, 2012 से लेकर 2022 निकल गया, यानी पूरे 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल में यदि मायावती जी नहीं उठना चाह रही हैं, बीएसपी को नहीं उठाना चाह रही हैं, तो मैं समाज से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और अपना जो रास्ता है उसको बदल लेना चाहिए। बदलने में ही भलाई है, क्योंकि उधर की तरफ जाएंगे तो लास्ट में आपको एक दीवार खड़ी मिलेगी जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होगा। तो बस ये कुछ चीजें थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों तक मैं इन चीजों को पहुंचा पाऊं, दिखा पाऊं कि भाई जो वास्तविकता है वो आपके ख्याली पुलावों से बहुत अलग है। और जिस बहन जी को आप सोच रहे हैं कि वो बहुत संघर्ष कर रही हैं, वो बहुत संघर्ष कर रही हैं, वो कोई संघर्ष नहीं कर रही हैं, वो अपने महल में आराम कर रही हैं। वो 1 महीने पहले निकलती हैं, हेलीकॉप्टर से इधर उधर जा करके 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा की स्पीच देती हैं, उसके बाद फिर अपना उसी हवेली में चली जाती हैं। तो वो मायावती जी कोई संघर्ष नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अपना डिसीजन जो है अगले चुनावों के लिए
बनाना और बदलना चाहिए, ताकि जो बहुजन समाज की राजनीति है, जो बहुजन समाज का राजनीति में वर्चस्व है, वो बन पाए, वो कायम रह पाए। और बाकी मैं बसपा के बारे में कुछ और चीजें, कुछ और बातें जो है आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, और इस वीडियो को समाज के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो लोग सच्चाई को देखकर, समझकर अपना डिसीजन बनाएं और उसके बाद में जो बहुजन समाज की राजनीति है उसको बचाने का काम करें। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांशीराम, जय कांशीराम।